हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंपनी अकाउंट। और इस कंपनी अकाउंट में दो चैप्टर हैं बेसिकली। पहला चैप्टर है जो आपका वो है इशू ऑफ शेयर, और दूसरा चैप्टर है वो है इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, और ये दोनों चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, और दूसरी बात कि इसका जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में वो भी सबसे ज्यादा 24 मार्क्स का वेटेज रखता है सिर्फ ये दो चैप्टर, यानी इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर। तो अगर आप यही दो चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लिए ना तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण इन द सेंस कि आप पास तो हो ही जाएंगे। ठीक है, बाकी हमें पास नहीं होना गाइस, हमें अच्छा नंबर स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर की शुरुआत। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको एक डायग्राम समझाएंगे, और वो डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं है, मतलब बोर्ड एग्जाम से मतलब एग्जाम से रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से गाइस बहुत ज्यादा रिलेट करेगा। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो, जैसे मान लो अभी आप एक स्टूडेंट हो, ये मान लीजिए आप क्या हैं, एक स्टूडेंट हैं। तो हमेशा स्टूडेंट तो आप रहेंगे नहीं। ठीक है, आप क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद आप बड़े हो जाएंगे, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यानी जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। ठीक है, जिम्मेदारियां कैसी सर, आगे चल करके हमारी फैमिली भी होगी, यानी आपकी फैमिली होगी, तो उन फैमिली को भी हमें सरवाइव करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आपके बहुत सारे सपने होते हैं जो आप बचपन में देखते हैं कि मुझे बड़ा होकर के बहुत बड़ा इंसान बनना है, और मुझे अपनी मम्मी पापा के लिए ये करना है वो करना है। मतलब आप एक सपना जो देखते हैं ना, उस सपनों को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए गाइस। ठीक है, बराबर। अब आपको पैसा कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप पैसा बहुत सारे ऑप्शन से कमा सकते हैं। कुछ ऑप्शंस की मैं बात करता हूं, और उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आज मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है गाइस, देखो अगर आपको पैसा कमाना है तो पहला तरीका है कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लीजिए और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाइए। ठीक है, यानी आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपको सरकार के अंडर काम करना होगा, यानी जिस भी फील्ड में आपकी जॉब लगी है वहां आपको अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, और उस सर्विसेज के बदले में आपको गवर्नमेंट क्या देगी, सैलरी देगी। ठीक है, या मान लीजिए अगर मान लो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती है, वो क्या करते हैं, किसी कंपनी में, ठीक है, वो प्राइवेट जॉब करने लग जाते हैं, या किसी स्कूल में प्राइवेट पढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी प्राइवेट काम आप करने लग जाइए, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान से सुनना, जो सबसे बड़ी लिमिटेशन यहाँ पे है वो ये है कि चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करिए या आप प्राइवेट जॉब करिए, यहाँ पे आपका एक बॉस होता है। ठीक है, कौन होता है, एक बॉस होता है, और उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या बोलते हैं गाइस, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो आपको अपॉइंट किया है, जो आपका अपॉइंटमेंट किया, जो आपकी नियुक्ति किया। जैसे मान लीजिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगती है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपका गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी प्राइवेट जॉब लगती है तो वहां पे आपका भी एम्प्लॉयर होता है, यानी कोई एमडी होगा, कोई बॉस होगा, वो आपका एम्प्लॉयर होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है गाइस, चाहे हम प्राइवेट जॉब करें चाहे हम गवर्नमेंट जॉब करें, यहाँ पे हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो फिर अपने बॉस के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई फ्रीडम नहीं होती, जैसे हमसे बोला जाएगा वैसे हमको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अगर हम एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो जिस भी संस्था में हम काम करते हैं, मान लीजिए वहां आपको 10 घंटे काम करना है, तो आपको हर हाल में 10 घंटे करना ही करना है। आप स्किप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि 8 घंटा काम किया और चले गए, नहीं। अगर आपको वहां उस कंपनी में बने रहना है या उस संस्था में बने रहना है तो आपको पूरे 10 घंटे काम करना ही पड़ेगा, या फिर बॉस आपको जैसे बोलेगा वैसे करना पड़ेगा। मतलब कोई भी फ्रीडम नहीं चलेगी कि आप अपनी मनमानी कर लीजिए। उसी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहां भी गवर्नमेंट का जो रूल होता है वो फॉलो करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने कहा कि आपको यहाँ 10 घंटे ड्यूटी करनी है तो आपको 10 घंटे ड्यूटी करनी है। ठीक है, अगर आप उनके रूल्स को नहीं मानते, उनके अकॉर्डिंग आप नहीं चलते, तो ऐसे में आपकी नौकरी जा सकती है, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, तो अगर इन सारी लिमिटेशन से बचना है और पैसा भी कमाना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है गाइज, दैट इज बिजनेस। आप क्या करिए, एक बिजनेस कर लीजिए। ठीक है, और इस बिजनेस की होड़ में देखो, जो बिजनेस होता है ना, इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं। क्लास 11th में आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया गया होगा, एक चैप्टर ही था बेसिकली, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसमें पहला फॉर्म होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब सर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक अकेला मालिक होता है, ओनली सिंगल ओनर होता है। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हैं आपके पास कम पैसा हो या ज्यादा पैसा हो, आप अकेले जो है उस पैसे को अपने बिजनेस
बिजनेस में इन्वेस्ट करके अकेले बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें फायदा क्या है, अगर मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस आप कर रहे हैं तो इसमें आपको फ्रीडम है। फ्रीडम किस बात की है? सिर्फ फ्रीडम इस बात की है कि हम अपने बिजनेस को अपने तरीके से चला सकते हैं। हम जितना मर्जी चाहें उतना काम कर सकते हैं, जितना कम चाहे कम काम कर सकते हैं, मतलब जितने घंटे आप चाहते हैं उतने घंटे आप काम कर सकते हैं। आप यहाँ किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, ना आपको यहाँ कोई डांटने वाला है, ना आपको यहाँ कोई भगाने वाला है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहां पे आपकी एक लिमिटेड सैलरी होती है और वो फिक्स होती है। आप चाहे कम काम करिए चाहे बहुत ज्यादा काम करिए, आपको उतना ही पेमेंट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है कि आप जितना ज्यादा इफर्ट्स लगाएंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, उतना ज्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी फ्रीडम होती है आपको अपने बिजनेस के अंतर्गत। ठीक है, हाँ यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि हर एक इंसान बिजनेस तो हर कोई कर सकता है। ठीक है, लेकिन सही डायरेक्शन में, ठीक है, बिजनेस करना ये सबके बस की बात नहीं होती है। तो वही चीज हमको समझना है कि कैसे हम एक अच्छे बिजनेस को चला सकते हैं। तो पहला तरीका क्या होता है गाइस, आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर सकते हैं, उसको करके आप पैसा कमा सकते हैं और उस पैसे से अपने जो सपने आपके हैं वो पूरे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अच्छा जैसे मान लीजिए चलो आपने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ सर मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करना और आप करने भी लिख गए। अब आप बिजनेस करते 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 इतना एक्सपर्ट हो गए और आप देख रहे हैं कि आपके बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। तो ऐसे में आपकी सोच क्या होगी कि सर अब बिजनेस को और मुझे बड़ा करना है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है गाइज, आपको ये जब लगता है कि मुझे आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि कोई आपका बिजनेस एक रबर जैसा है कि आपने उसको ऐसे खींच दिया और बिजनेस बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी तक आप 3 स्टार चला रहे थे, अब आप सोच रहे हैं कि 3 स्टार को कन्वर्ट करके 5 स्टार में कन्वर्ट कर दें, 5 स्टार होटल बना लें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल भी तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आप बिजनेस तो एक्सपेंड करना चाहते हैं लेकिन आपके पास उतना कैपिटल नहीं है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप एक ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपके साथ जो बहुत विश्वसनीय हो, यानी आपकी तरह भी वो काम करे और दूसरी चीज वो आपको कैपिटल भी ला करके दे। तो ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पार्टनरशिप बना लीजिए, मतलब पार्टनरशिप में आप बिजनेस करिए और एक ऐसे इंसान को आप तलाश करिए जो बहुत ज्यादा विश्वसनीय पर्सन है, मतलब जो आपके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, आपके कितना ही मेहनत करेगा और आपको पैसा भी ला करके देगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं फिर, अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो दूसरा ऑप्शन हम क्या तलाश कर सकते हैं, पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप में हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें मिनिमम जो मेंबर होते हैं, मिनिमम जो पार्टनर होते हैं बेसिकली वो 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 50 पार्टनर। तो अगर हम अपने बिजनेस में 20 लोग 40 लोग 50 लोगों को अगर ले आएंगे तो वो पैसा भी लेकर के आएंगे। तो जब पैसा लेकर के आएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा। दूसरी चीज, हमारी जो मैन पावर है वो भी बढ़ जाएगी। देखो अभी तक हम अकेले थे, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे थे तो उसमें हम अकेले थे और अकेले ही मेहनत कर रहे थे। तो 24 घंटे ही तो होते हैं, तो 24 घंटे में हम अकेले कितना काम कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ जाएंगे तो काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो और अच्छी हो जाएगी और हम बिजनेस को और अच्छे से कर पाएंगे। तो इससे हमारा बिजनेस और क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस आपका खूब अच्छा ग्रो कर रहा है। अब आप चाहते हैं बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करना, यानी अब आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अगर बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसमें और ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ तो एक लिमिट होती है ना कि मैक्सिमम जो मेंबर आप ला सकते हैं अपने बिजनेस में वो 50 ला सकते हैं। लेकिन आपको मान लीजिए रिक्वायरमेंट है 1000 लोगों की, मतलब 1000 लोग जुड़ करके आपसे आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में काम करें। तो इसके लिए गाइस सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक कंपनी बना लीजिए। ठीक है, अब देखो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए वो कंपनी ही बनाते हैं। ठीक है, तो कंपनी बनाने का फायदा ये होता है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती, हम जितना मर्जी चाहें उतने लोगों को ला सकते हैं अपनी बिजनेस में। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स को हम क्या कर सकते हैं, मालिक बना सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कंपनी बनाना। अब देखो कंपनी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइवेट और दूसरी होती है पब्लिक। प्राइवेट कंपनी में खैर लिमिटेशन होती है, जैसे इसमें क्या होता है कि जो मिनिमम मेंबर होते हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं होती गाइज। ठीक है, इसमें मिनिमम जो मेंबर होते हैं उसकी तो लिमिट है कि 7 मेंबर होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी चाहो 100 200 1000 2000 जितना मर्जी चाहो उतने लोगों को आप क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस में ला सकते हैं। ठीक है, और बड़ा सा कोई बिजनेस कर सकते हैं।
ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं, या फिर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप से भी काम नहीं चल रहा तो हम पार्टनरशिप कैसे बना सकते हैं, या पार्टनरशिप से भी काम नहीं चल रहा तो हम क्या कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं। ठीक है। अब ये कंपनी फॉर्म कैसे होती है, आइए उसको समझते हैं। ठीक है। तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, जो आपका चैप्टर भी है इशू ऑफ शेयर, उसमें आपको एक वर्ड समझना है, शेयर। ठीक है। आइए अब हम समझते हैं कि शेयर का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में जाना, जैसे एक रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी क्या है, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ही तो है गाइज। रिलायंस कंपनी भी क्या है, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। जैसे वोडाफोन है, आइडिया है, उसी तरीके से रिलायंस भी क्या है, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। अब कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अगर आपको फॉर्म करनी है तो गाइज इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, लाखों करोड़ों, मतलब करोड़ों के पहले तो बात ही नहीं होती है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसी कंपनी बनाओ जिसमें हम इन सारी कंपनियों को भी बीट कर जाएं, यानी रिलायंस कंपनी हो गई, वोडाफोन हो गई, एयरटेल हो गई, इन कंपनियों को अगर आप बीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अगर कोई एक इंसान ये कहे कि मैं ये सारा जो फंड इसमें चाहिए होता है किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में जाने के लिए, जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो हम अकेले कर लेंगे, तो उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। ठीक है। कोई अकेला इंसान इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, उसके पास इतना कैपिटल नहीं होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं, और कंपनी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ क्या किया, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और वो भी किसका, रिलायंस कंपनी का, रिलायंस लिमिटेड का, जो कि एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है। तो देखो, अब मान लीजिए रिलायंस कंपनी हमें बनानी है। अब मान लो रिलायंस कंपनी को बनाने के लिए हमें 50 लाख करोड़ चाहिए। देखो 50 लाख करोड़ चाहिए, गाइस ध्यान से सुनना। लेकिन मैं यहाँ एग्जांपल लेकर के चलूंगा 50 लाख को, क्योंकि 50 लाख करोड़ का अगर एग्जांपल लेकर के चलूंगा तो आप पागल हो जाओगे, आपकी नसें फट जाएंगी, और ऐसा मैं नहीं चाहता। ठीक है। तो आप वैसे डोंट माइंड। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेकर चलेंगे 50 लाख का, कि मान लो एक रिलायंस कंपनी को अगर मान लीजिए टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बनानी है, या फिर रिलायंस कंपनी को जब टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बनाना था तो उस टाइम मान लीजिए उनको 50 लाख की रिक्वायरमेंट थी एज कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के लिए। तो लेकिन दिक्कत की बात है, रिलायंस कंपनी के मालिक कौन थे, मुकेश अंबानी। उस समय मान लीजिए उनके पास 10 लाख रुपया था। तो 10 लाख रुपए में ये प्रोजेक्ट तो होगा नहीं, चाहिए कितना, 50 लाख रुपया। तो अब ये 50 लाख रुपया कैसे आए। ठीक है। अगर किसी एक इंसान से हम 50 लाख रुपया मांगे तो शायद वो मना कर दे। मना क्यों कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये पैसा कहीं लेके भाग ना जाए। ठीक है, ये कंपनी पैसा कहीं लेके भाग ना जाए। तो इस असुविधा से बचने के लिए और कैपिटल, इस इतने बड़े कैपिटल को रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, या कोई भी कंपनी क्या करती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। जैसे यहाँ देखो, इस 50 लाख रुपए को 10-10 रुपए के टुकड़े में बांट दिया गया। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया गया, और एक टुकड़ा बना दिया गया कितने का, 10 रुपए का। तो ये जो 10 रुपया का एक टुकड़ा बना, इसी को बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं, शेयर। ठीक है। तो शेयर का मतलब होता है जो टोटल कैपिटल होता है कंपनी का, उसका एक टुकड़ा, एक शेयर कितने का है। तो एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। ठीक है। तो अब इससे क्या फायदा होगा, अच्छा अगर इस 5 लाख रुपए को, सॉरी 50 लाख रुपए को अगर हम इसका एक टुकड़ा 10 का बनाए तो नंबर ऑफ टुकड़े कितने बनेंगे। तो गाइस देखिए, नंबर ऑफ टुकड़े जो बनेंगे वो बनेंगे 5 लाख शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस कंपनी के पास 5 लाख शेयर हैं, और एक शेयर कितने का है, तो एक शेयर है 10 रुपए का। ठीक है। अगर आप इस कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं तो बस आपको कितना देना है, अगर एक शेयर लेना चाहते हैं तो आपको 10 रुपया देना है, तो आप एक शेयर के मालिक बन जाएंगे। 2 शेयर चाहिए तो 20 रुपया दे दीजिए। ठीक है। अगर आपके 100 रुपया आपके पास है तो आप 10 शेयर परचेज कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, इजिली पब्लिक जो है पैसा दे देती है। मतलब अगर किसी को मतलब हम अगर एक इंसान से 50 लाख मांगते तो वो देता ना। अब ऐसे में क्या होता है, जब हम इसको नंबर ऑफ टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, यानी हमारे जो शेयर है वो 5 लाख हो गए और एक शेयर 10 रुपए का हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जिस इंसान के 10 रुपया भी होगा, जिस इंसान के पास 10 रुपया भी होगा, वो भी हमारे कंपनी का एक शेयर परचेज कर सकता है। तो ऐसे क्या होता है कि हमें जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो हम आसानी से क्या कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं। तो देखिए, आइए समझिए, जैसे मान लीजिए इस कंपनी के पास कितना शेयर है, 5 लाख शेयर है। अब इसको कंपनी देखो बेचती है, कैसे बेचती है। सबसे पहले तो जो इसका मालिक होता है वो खुद परचेज करेगा। जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी है। अब मुकेश अंबानी के पास मान लीजिए कितना था, 10 लाख रुपया था। तो मुकेश अंबानी 10 लाख रुपए से क्या करेंगे, पहले शेयर परचेज कर लेंगे। तो 10 लाख रुपए का कितना शेयर मिलेगा, अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो 1 लाख शेयर मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं भी इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूं और मेरे पास 2 लाख रुपया है, तो मुझे कितना शेयर मिल जाएगा, 20,000 शेयर। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई और पर्सन है, जैसे मान लीजिए ए है, उसके पास 3 लाख रुपया, तो उसको 30,000 मिल जाएगा। इसी तरीके से बी भी कुछ शेयर परचेज कर लेगा, सी बी, डी बी, ई, एफ, यानी जिसको भी लेना है जितना शेयर, मतलब अगर किसी इंसान के पास 10 रुपया तो वो भी एक शेयर ले सकता है। इस तरीके से कंपनियां क्या करती हैं, अपना शेयर
बेचती हैं, ठीक है। और इससे बहुत आसानी से क्या होता है, कंपनी को जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो आसानी से उसको मिल जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी ने 10 लाख रुपए का शेयर ले लिया, और मैंने यानी कि शादान सर ने 2 लाख रुपए का शेयर ले लिया, किसी ने 3 लाख का ले लिया, किसी ने 4 लाख का ले लिया, किसी ने 5 लाख का, किसी ने 10 लाख का, यानी जिसको जितना शेयर ले लिया था वो ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो जितना शेयर परचेज करता है वो उतने शेयर का मालिक कहलाता है, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी ने 1 लाख शेयर लिया, तो ये 1 लाख शेयर के मालिक हो गए, यानी कि 10 लाख रुपए के मालिक हो गए, ठीक है। शादान सर ने कितना लिया, 20,000 शेयर लिया, तो हम 20,000 शेयर के क्या हो गए, मालिक हो गए, ठीक है। अब ये जो पैसा है, मालिकों द्वारा जो पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अभी तक आप क्या बोलते थे क्लास 11 तक, कैपिटल बोलते थे। यानी मालिक जो प्रोप्राइटर होता है, जो पैसा लगाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूं, जो प्रोप्राइटर पैसा लगाता है बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। लेकिन कंपनी में, ठीक है, क्योंकि कोई अकेला मालिक नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोग मालिक होते हैं, तो सबके द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। एक टर्मिनोलॉजी है जो बार बार आएगी, तो आप समझिएगा कि शेयर कैपिटल क्या होता है। आइए मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ शेयर कैपिटल इसको क्यों कहा जाता है। देखो यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये किसी, पहले मैं बात करता हूँ किसी सोल प्रोप्राइटरशिप की। मान लीजिए ये कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, ठीक है, और ये उसकी बैलेंस शीट है। मान लीजिए एक इंसान ने, जिसका सोल प्रोप्राइटरशिप का ये बिजनेस है, उसने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए का कैश लगाया, ठीक है। तो ये कैश मैंने एसेट साइड दिखा दिया, 5 लाख रुपया, ठीक है। अब क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है वो डुअल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होती है, तो पहला एस्पेक्ट तो हमने रिकॉर्ड कर लिया कि हम अगर 5 लाख रुपया बिजनेस में लगा रहे हैं तो हमारे बिजनेस में 5 लाख का कैश आ गया, यानी बढ़ गया। फिर दूसरा उसका रीजन भी रिकॉर्ड करना होता है, तो बताओ ये पैसा 5 लाख किसने लगाया, प्रोप्राइटर ने लगाया। तो प्रोप्राइटर जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं गाइस, कैपिटल बोलते हैं। तो हम लायबिलिटी साइड में 5 लाख का क्या दिखा देंगे, कैपिटल दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर यही बैलेंस शीट मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म की होती तो क्या होता, देखो ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप की थी। मान लीजिए अगर ये बैलेंस शीट पार्टनरशिप फर्म की होती, तो पार्टनरशिप फर्म में तो पता है ना कि कम से कम 2 पार्टनर होते हैं। तो मान लीजिए एक पार्टनर ए है, वो 5 लाख लगा दिया, और दूसरा पार्टनर उसने 10 लाख लगा दिया, तो टोटल बिजनेस में कितना कैश आ गया, 15 लाख का कैश आ गया, ठीक है। 15 लाख का कैश किसने दिया, 2 लोगों ने, किसने, ए ने और बी ने। तो ए जो पैसा लगाया उसको बोलते हैं ए एस कैपिटल, ठीक है, कितना लगाया था, 5 लाख। और बी जो कैपिटल लगाया उसको बोलते हैं बी एस कैपिटल, कितना ये लगाया था, 10 लाख रुपया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 15 लाख, ठीक है। अब तो पार्टनरशिप के केस में इस तरीके से हम लिखते हैं, पार्टनर्स जो पैसा लगाते हैं ए एस कैपिटल, बी एस कैपिटल, या अगर कोई तीसरा है तो उसको सी एस कैपिटल बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जी ये बैलेंस शीट है, अगर हमें कंपनी की बैलेंस शीट बनाए, तो आपको पता है कंपनी में, फिर से बना देते हैं, एक सेकेंड। मान लो अगर ये कोई कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है, और कंपनी में मान लीजिए 1 लोग 2 लोग तो होते नहीं, कंपनी में हजारों लोग होते हैं। मान लीजिए 1000 लोगों ने, या मान लीजिए 100 लोगों ने, ठीक है, 100 लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया, मान लो 50 लाख रुपया, ठीक है। तो अब 100 लोगों के अलग अलग नाम भी होंगे, तो क्या उन अलग अलग लोगों के नाम, जैसे मान लो राम नाम का कोई बंदा है जो पैसा लगाया था 1 लाख रुपया, तो हम यहाँ लिख दें राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल। ऐसे 100 लोगों के नाम लिखेंगे क्या, नहीं लिख सकते। अगर हम 100 लोगों का नाम इस बैलेंस शीट में लिखेंगे, तो गाइस आप याद करो क्लास 11, जिसमें आपको अकाउंटेंसी की डेफिनेशन में पहली ही लाइन में आपको पढ़ाया जाता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने की, ठीक है। तो बताओ ये कौन सी कलाकारी है अगर आप एक ही बैलेंस शीट में 100 लोगों का नाम लिख रहे हो, कोई कलाकारी है नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, सॉरी जो शेयर होल्डर होते हैं, उनके द्वारा जो भी पैसा लगाया जाता है उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। और शेयर कैपिटल पता है, ये 1 लोगों के कैपिटल को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये उन 100 लोगों के कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर उन 1000 लोगों के कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है जो बेसिकली कंपनी में पैसा लगाए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सिंगल ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए एस कैपिटल, बी एस कैपिटल अगर लिखा हुआ है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर किसी भी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो 100 लोग, 1000 लोग, 500 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो 500 लोगों का कैपिटल है या फिर 1000 लोगों का वो कैपिटल है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, ठीक है। आइए अभी तक जो हमने जो मैंने ओरली आपको समझाया उसको मैं रिटर्न में दिखा देता हूं यहाँ लिख करके कि शेयर का मतलब क्या होता है। देखो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शेयर का मतलब कह रहा कि टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है, जैसे मैंने एग्जांपल में क्या लिखा था 50 लाख रुपया, तो कंपनी का टोटल कैपिटल कितना था 50 लाख रुपया। कह रहा इज डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन,
मतलब जो टोटल कैपिटल होता है उसको जब हम छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने एक टुकड़ा कितने का बनाया था, 10 रुपए का, तो ये एक यूनिट हो गया, एक स्मॉल यूनिट हो गया, ठीक है। तो इसी 10 रुपए को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली शेयर बोला जाता है। कह रहा ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। फिर से समझो, एक कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है, उस टोटल कैपिटल को जिन छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड कर देते हैं, तो जो एक टुकड़ा निकल के आता है उसी टुकड़े को क्या बोलते हैं गाइस, शेयर बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ कि फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड, नीचे लिखा हुआ कि फॉर एग्जांपल इफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, देखो टोटल कैपिटल अगर मान लो किसी कंपनी की है 50 लाख और इसको डिवाइड कर दिया जाए 5 लाख रुपए से, तो एक टुकड़ा कितने का बनेगा, 10 रुपए का। और ये जो 10 रुपया निकल के आया एक टुकड़ा, इसी को क्या बोलते हैं, शेयर, ठीक है। यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ ईच यूनिट ऑफ ₹10 विल बी कॉल्ड शेयर, दैट इज 10 रुपया, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा कि शेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है गाइज। आइए इसके बाद अब हम थोड़ा सा और बेसिक बात कर लेते हैं, जिसमें देखो यूनिट का नाम क्या है, कंपनी। एक सेकंड, यूनिट का नाम है कंपनी अकाउंट। तो अगर हम कंपनी के बारे में ना समझें तो फिर ये तो तौहीन ही हो जाएगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अब कि कंपनी की मतलब क्या होता है, यानी डेफिनेशन क्या है कंपनी की, ठीक है। तो देखो कंपनी की जो डेफिनेशन होती है वो कह रहा है कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब एक कंपनी को क्या माना गया हमारे देश में, एक पर्सन माना गया, लेकिन कौन सा, आर्टिफिशियल। हमारी तरह नेचुरल तो नहीं माना गया, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है माना गया है। आगे कह रहा कि क्रिएटेड बाय लॉ। अब देखो हमें और आपको हमारी मम्मी और पापा ने क्रिएट किया है, यानी कि भगवान ने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। लेकिन किसी कंपनी का जन्म नहीं होता, उसको क्रिएट नहीं, उसका जन्म नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि कोई माता पिता उसको जन्म देते हैं या फिर भगवान उसका जन्म करते हैं, नहीं। किसी भी कंपनी का जो क्रिएशन होता है वो लॉ के थ्रू होता है, यानी कि कानून के थ्रू होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी एक कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ। जिसको कौन क्रिएट करता है, लॉ क्रिएट करता है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, कंपनी की अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है, एक सेपरेट पहचान होती है, ठीक है। मतलब एक कंपनी जो होती है और उस कंपनी में जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर का मतलब जो कंपनी के मालिक होते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है और उस कंपनी के मालिक कौन है, मुकेश अंबानी है। वैसे मालिक तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मान लो मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी और रिलायंस कंपनी, इन दोनों का जो एग्जिस्टेंस होता है वो सेपरेट होता है, वो अलग अलग होता है। और जो अकाउंटिंग हम करते हैं वो आगे हम आपको सिखाएंगे भी कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो कंपनी के नजरिए से करते हैं, ना कि कंपनी के ओनर के नजरिए से, यानी कि कंपनी के मालिक के नजरिए से, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। परपेचुअल का मतलब होता है कि जब एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, यानी जब हम एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, तो एक कंपनी को फॉर्म करने के बाद वो ऐसा माना जाता है कि ये कंपनी अब निरंतर चलती रहेगी, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। जैसे एक इंसान है, एक इंसान कब डेथ कर जाएगा, क्या इस बात का पता पहले से होता, नहीं होता कि वो कब मर जाएगा। उसी तरीके से जब एक कंपनी फॉर्म की जाती है तो उस कंपनी की डेथ कब होगी, उस कंपनी का डिसोल्यूशन कब होगा, उस कंपनी मतलब कंपनी कब बंद हो जाएगी, इस बात का पता नहीं होता। ये माना जाता है कि कंपनी निरंतर चलती रहेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो रिसेंटली जो है हमारे इस देश के बहुत बड़े टाइकून, यानी कि हमारे जो डायमंड, एक तरीके से हम कर सकते हैं, रतन टाटा जी, हमारे जो देश के जो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, वो अब नहीं रहे। और वो किसके मालिक थे, टाटा कंपनी के। तो क्या टाटा कंपनी बंद हो गई, रतन टाटा यानी जो उस कंपनी के जो बड़े मालिक थे, सबसे बड़े मालिक थे, वो तो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन फिर भी कंपनी चल रही है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी और जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, यानी जो मालिक होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस आपस में सेपरेट होता है, ठीक है। और कंपनी निरंतर चलती रहती है, किसी भी शेयर होल्डर के मर जाने से या किसी भी मालिक के मर जाने से कंपनी पे कोई भी असर नहीं पड़ता। आगे कह रहा कि एंड अ कॉमन सील, एक कंपनी की अपनी खुद की एक कॉमन सील होती है, खुद की एक पहचान होती है। जैसे आप मुझे मेरे फेस से पहचानते हैं, इसी तरीके से किसी कंपनी को उसके कॉमन सील से पहचाना जाता है। और वो कॉमन सील का मतलब होता है एक मुहर होती है। और उस मुहर, जैसे कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट टाटा कंपनी का नहीं, कंपनी टाटा कंपनी का है या नहीं है, तो उसका अपना एक लोगो होता है जिससे पहचाना जाता है कि हाँ ये टाटा कंपनी है, ठीक है। उस जैसे मुझे आप कैसे पहचानते हैं, मेरे फेस से, इसी तरीके से हम किसी कंपनी को उसके कॉमन सील से पहचानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिफिनेशन किसने दी थी, तो लॉर्ड जस्टिस हैने ने दी थी, ठीक है। तो आई थिंक आपको यह डिफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। आइए अगर आपसे पूछ ले कि भैया हमको जो डिफिनेशन चाहिए कंपनी के, वो एज पर लॉ चाहिए, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग चाहिए, तो आप देखो कैसे बता सकते हैं। कह रहा कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में ये बात बोला गया कि अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई कंपनी
कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे कंपनी नहीं कहा जाएगा। कंपनी भारत में हम सिर्फ उसी को बोलते हैं जो किसी मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत क्या हुई हो, रजिस्टर्ड हुई हो, या फिर कह रहा और एनी प्रीवियस कंपनी ला, या फिर पुराना कोई कंपनी ला, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 पहले चला करता था, तो उसके अंतर्गत अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो फिर उसे कंपनी मानेंगे। या फिर जो करंट में अभी हमारा जो एक्ट चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, तो अगर करंट वाला जो रिसेंट वाला एक्ट चल रहा उसके अंतर्गत, या फिर जो प्रीवियस जो एक्ट चल रहे थे उसके अंतर्गत कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी हम किसी भी बिजनेस को कंपनी मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ठीक है। तो आई थिंक गाइस आपको कंपनी की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, लॉर्ड जस्टिस हैने के अकॉर्डिंग भी और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी, कि कंपनी का मतलब क्या होता है। आइए अब समझ लेते हैं कंपनी के फीचर के बारे में, कि एक कंपनी का फीचर क्या होता है। मतलब अगर कोई कंपनी है तो उसमें नॉर्मली क्या चीजें होती हैं, ठीक है, क्या चीजें मतलब क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसमें पहला फीचर लिखा हुआ है कि इनकॉर्पोरेटेड यानी कि रजिस्टर्ड एसोसिएशन। जैसा कि पहले ही मैंने बात कर लिया कि कोई भी किसी भी बिजनेस को हम कंपनी तभी मानेंगे जब वो क्या हो, रजिस्टर्ड हो। कैसे? या तो वो रिसेंट जो कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा उसके अंतर्गत, या फिर इसके प्रीवियस वाले लॉ में, यानी कि जैसे कंपनीज एक्ट 1996, ठीक है, या फिर इसके पहले भी एक एक्ट चलता था कंपनीज एक्ट 1949, उसके अंतर्गत कंपनी का क्या हुआ हो, रजिस्ट्रेशन हुआ हो, तभी उसको हम कंपनी मानेंगे। एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप, तो कंपनी में लोगों का ग्रुप तो होता ही है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक कंपनी कैसी होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पहला फीचर। दूसरा फीचर कह रहा कि कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए, होती भी है, मैंने बता दिया कि किसी भी कंपनी में जो कंपनी होती है और जो कंपनी के शेयर होल्डर यानी जो मालिक होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, उनकी एंटिटी अलग होती है, और कंपनी की अकाउंटिंग हम जो करते हैं वो कंपनी के नजरिए से करते हैं, ना कि शेयर होल्डर के नजरिए से। ठीक है। तीसरा फीचर परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है, जैसे ही कोई कंपनी हम फॉर्म करते हैं तो ये मान के करते हैं कि अब ये निरंतर चलती रहेगी, इसका एंड कभी नहीं होगा। ठीक है। हाँ, वैसे कंपनियां तो प्रैक्टिकली जो है बंद होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम अकाउंटिंग जब करते हैं तो ये मान के करते हैं कि ये कंपनी जो है निरंतर चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। ठीक है। चौथा फीचर है कॉमन सील। हर एक कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, ठीक है, हर एक कंपनी की अपनी एक पहचान होती है। जैसे आप मुझे मेरे फेस से पहचानते हैं, ऐसे हम किसी कंपनी को उसके कॉमन सील से पहचानते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड लायबिलिटी। देखो कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, तो वहां आपको बताया गया होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो ओनर होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी अगर उस बिजनेस में कभी लॉस हो जाए और उस लॉस की भरपाई बिजनेस अपनी असेट्स को बेच करके नहीं कर पाता है, तो ऐसे में जो ओनर होता है उसकी पर्सनल असेट्स को बेच करके फुलफिल किया जाता है। ठीक है। या फिर अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। वहां भी अगर कभी इन केस अगर मान लो कंपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस हो जाता है और उस लॉस की भरपाई अगर मान लो जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपनी एसेट्स को बेच करके नहीं कर पाती है, तो ऐसे में पार्टनर्स जो होते हैं उस पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर होते हैं उनकी पर्सनल एसेट्स को बेच करके उस लायबिलिटी को पे किया जाता है। ठीक है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है गाइज। ठीक है। लिमिटेड का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कंपनी लॉस में चली गई और उस लॉस की भरपाई कंपनी अपनी एसेट्स को बेच करके नहीं कर पा रही है, तो आपका जो अनपेड अमाउंट होगा, आपका जो क्या होगा, अनपेड अमाउंट होगा, बस आपसे उतना ही लिया जाएगा, आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी कंपनी का 10 रुपए का शेयर खरीदते हैं और कंपनी में ऑलरेडी आपने 6 रुपया पे कर दिया है। इसके बाद कंपनी मान लीजिए लॉस में चली जाती है। अब आपसे उस लॉस को भरपाई करने के लिए कंपनी आपसे बस कितना ले सकती है, जो अनपेड अमाउंट है। तो 10 में 6 आपने पेड ही कर दिया था, तो आपके पास अनपेड अमाउंट कितना है, 4 रुपया। यानी आपसे सिर्फ 4 रुपया लिया जा सकता है, उससे ज्यादा आपसे पैसा नहीं कंपनी मांग सकती। ठीक है। और ये बहुत अच्छा फीचर होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगला फीचर है, कह रहा है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो कंपनी में तो लाखों लोग मालिक होते हैं, आपको पता है, मतलब कोई भी बंदा अगर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देता है तो वो मालिक हो जाता है। लेकिन मालिक होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा। भाई किसी कंपनी में 1 लाख लोग मालिक हैं, तो अगर हम 1 लाख लोगों के दिमाग से काम करेंगे तो क्या बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, एक जो है मैनेजमेंट के लिए एक मीटिंग रखती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ठीक है, जिसमें
बड़े बड़े लोग होते हैं, एक सेकंड। तो कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी को रन करने के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए कुछ लोगों को सेलेक्ट करती है, और वो जो नंबर आप वो जो सिलेक्टेड पर्सन्स होते हैं वही कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं होता। ठीक है, ये नहीं कि हम मान लीजिए फॉरेन में हैं और वहां से हमने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और हम जो है क्या करेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट में भाग लेंगे, हम भी बताएंगे कि ये वो करो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप बस, आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप कंपनी में लगा दीजिए, आप कंपनी के मालिक तो हो जाएंगे लेकिन मैनेजमेंट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो कंपनी के जो ओनर होते हैं और जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है ये बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, मैनेजमेंट में जो हाईली इफिशियंट होते हैं, जैसे सीए हो गया, सीएमए हो गया, एमबीए हो गया, सीएस हो गया, या बहुत बार जो आईटी सेक्टर में जो बहुत अच्छी डिग्री जिनके पास होती है उनको ले लिया जाता है। तो यानी बड़े बड़े लोग जो हाईली इफिशियंट होते हैं उनको रखा जाता है और वही मैनेजमेंट करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। ठीक है, आगे नेक्स्ट कह रहा है कि नॉट अ सिटीजन। अब देखो, कोई कंपनी वो सिटीजन नहीं है, मतलब कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कोई भी कंपनी के पास ये राइट नहीं है कि वो वोट कर सके। जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग वोट करने जाते हैं, मतलब जब इलेक्शन होता है तो हम लोग वोट करने जाते हैं क्योंकि हम नेचुरल पर्सन है, लेकिन कोई भी कंपनी के पास ये राइट नहीं है कि वो क्या कर सके, वोट कर सके। ठीक है, तो कंपनी को सिटीजन नहीं माना जाता, हम क्या है, एक सिटीजन है। नेक्स्ट है नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ठीक है, देखो जैसे मान लो मेरे पास रिलायंस कंपनी का शेयर है, ठीक है, और मैं उस कंपनी का मालिक हूं, लेकिन अब मैं मालिक नहीं बनना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, बहुत इजीली अपने शेयर को किसी दूसरे पर्सन को बेच सकता हूं और उसको उस कंपनी का मालिक बना दिया जाएगा। ठीक है, यानी हम अपने शेयर को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि हम शेयर को नहीं ट्रांसफर कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता, हम इजिली अपने शेयर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कह रहा कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अगर हम सोलो प्रोप्राइटरशिप की बात करें या पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो वहां पे अकाउंट्स मेंटेन करना कोई कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, लेकिन कंपनी के केस में आपको अकाउंट्स हर हाल में, कुछ अकाउंट्स आपको, सर कौन कौन से अकाउंट वो अलग बात है, बाद में बात करेंगे उसकी, लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, आपको अकाउंट्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उससे रिलेटेड आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है पीरियोडिक ऑडिट, यानी हर साल आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट का मतलब होता है चेक कराना, यानी आप जो भी अकाउंटिंग करते हैं, जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उस अकाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसे ऑडिट यानी कि चेक कराना पड़ता है। अब बहुत अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग करते हैं ऑडिट। जैसे अगर मैं किसी बिजनेस की बात करूं तो उस बिजनेस की जो ऑडिटिंग होती है वो सीए करता है। ठीक है, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट की ऑडिटिंग जो है सीएमए करता है। अगर लीगल कंप्लायंस फुलफिल किए गए कि नहीं किए गए तो उसके लिए सीएस उसकी ऑडिटिंग करता है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों का जो है स्कोप है, तो वो अलग चीज़ है। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है, कह रहा कि राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब देखो भाई, मैं किसी कंपनी का अगर मान लीजिए मालिक हूँ, मान लीजिए मैंने किसी रिलायंस कंपनी में शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं कंपनी से ये इन्फॉर्मेशन ले सकूँ, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ कि बताइए इस कंपनी का प्रॉफिट क्या है, इस कंपनी में असेट्स क्या है, यानी ये कंपनी काम कैसे कर रही है, सब कुछ। तो देखो गाइज, इसमें क्या होता है, राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का मतलब जो शेयर होल्डर होता है ना, वो कंपनी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन वो इजीली क्या कर सकता है, ले सकता है, और कंपनी को देना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको कंपनी का ये जो सारा फीचर्स है ये समझ में आया होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अब गाइस ये जो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल है इसको भी समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जाएगा कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इनके टाइप्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आपको बैलेंस शीट बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए इसको देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, कह रहा फ्रॉम पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पहला जो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल होता है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, या इसका दूसरा नाम होता है गाइस रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम होता है नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कह रहा है कि दिस इज मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज अथराइज्ड टू इशू शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ, यानी कंपनी का जो टोटल या फिर जो मैक्सिमम कैपिटल होता है जिसको वो लाइफ टाइम क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, इशू करके वो फंड को रेज कर सकती है, उसे बोलते हैं अथराइज्ड कैपिटल। जैसे हमारे एग्जांपल में जो अथराइज कैपिटल था वो कितना था, 50 लाख। ठीक है, या फिर 5 लाख शेयर था, यानी वो 5 लाख रुपया 5 लाख शेयर कंपनी अपने पूरी लाइफ में क्या कर सकती है, इशू करके कैपिटल को रेज कर सकती है, यानी कि 50 लाख वो रेज कर सकती है। ठीक है, तो कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल होता है या फिर जो कह लें कि जो टोटल कैपिटल होता है, या जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, या जिस कैपिटल
जितना कैपिटल इशू करके फंड रेज करने की परमिशन सेबी देता है उसको बोलते हैं अथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। सेकंड है इशूड कैपिटल। तेरा इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी अथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जितना हमने इशू कर रखा है या फिर पब्लिक को ऑफर कर रखा है खरीदने के लिए या फिर सब्सक्रिप्शन के लिए, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास जो अथराइज कैपिटल था वो कितना था, 5 लाख था, ठीक है। ये मेरा अथराइज कैपिटल हो गया। इसमें से मान लीजिए मैंने 4 लाख शेयर जो है पब्लिक को ऑफर कर दिया सब्सक्राइब करने के लिए, खरीदने के लिए। तो ये जो 4 लाख है इसको क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल बोलेंगे। और आगे लिखा हुआ कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अथराइज कैपिटल इज नोन एंड अनइशूड। यानी जो बच गया, जिसको मैंने अभी इशू नहीं किया, तो कितना नहीं अभी बचा है, 5 लाख में से 4 लाख तो मैंने इशू कर दिया, बचा कितना, 1 लाख। तो अथराइज कैपिटल का वो पार्ट जिसको मैंने अभी इशू नहीं किया उसको बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं, अनइशूड कैपिटल, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है वो तीसरा है, कह रहा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो देखो इसमें 2 प्रकार होता है, कह रहा देयर आर 2 टाइप ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल का मतलब होता है, कह रहा कि व्हेन कंपनी हैज कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है गाइज, या फिर नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है एक शेयर की जो वैल्यू होती है। जैसे हमारे एग्जांपल में कितना था, 10 रुपया। तो अगर वो कंपनी 10 रुपया आपसे मांगती है और 10 का 10 पूरा शेयर होल्डर यानी जो कंपनी का मालिक है, ठीक है, वो अगर पूरा 10 रुपया कंपनी को पेड कर देता तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, ठीक है। और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। इसका क्या मतलब होता है, तो इसमें देखो 2 पॉइंट है। पहला कह रहा कि व्हेन कंपनी हैज कॉल्ड अप द फुल अमाउंट, यानी कंपनी पूरा 10 रुपया अगर आपसे मांग रही है, फुल अमाउंट का मतलब 10 रुपया, बट शेयर होल्डर हैज नॉट पेड सम पार्ट ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। मान लो जो शेयर होल्डर है वो कंपनी को सिर्फ 8 रुपया दे रहा है, 10 रुपया मांगी थी, 8 रुपया दे रहा है, यानी पूरा पेमेंट नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि पूरा वो पेमेंट नहीं किया। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू, यानी कंपनी ये अगर मान लीजिए पूरा 10 रुपया नहीं मंगाती है, 8 रुपया ही मंगाती है, तब भी उसको बोला जाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं DK गोयल का, और टॉपिक होगा आपका, टॉपिक का नाम होगा, टॉपिक है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। यानी कैसे हम शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि DK गोयल का है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा कि विकास लिमिटेड हैज एन अथराइज्ड कैपिटल, देखो अथराइज्ड का मतलब मैक्सिमम कैपिटल ऑफ ₹40 लाख डिवाइडेड इंटू 4 लाख इक्विटी शेयर, जो 4 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड है। अब इक्विटी शेयर का मतलब गाइस देखो, शेयर आपको पता होगा 2 प्रकार का होता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा शेयर इशू किया जा रहा है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। तो ये शेयर की क्या होगी, फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू होगी। कह रहा ऑफ दीज, आउट ऑफ दीज द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ ₹3 लाख। तो कंपनी देखो 4 लाख शेयर कंपनी के पास था, उसमें से 3 लाख के लिए क्या कर रही है, इनवाइट कर रही है। तो ये 3 लाख क्या हो गया, आपका इशूड कैपिटल हो गया। कह रहा कि द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000 शेयर, और पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, 2,80,000। तो इसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी जनता ने रियलिटी में कितना परचेज कर लिया उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। और आपसे पूछ रहा कि शो द शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक फॉर्मेट दिखा देते हैं, और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी गाइस, वो उसके लिए अलग चैप्टर वहाँ हम पढ़ेंगे। नीचे लिखा हुआ एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कंपनीज एक्ट और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। शेयर कैपिटल इज टू बी डिस्क्लोज इन कंपनीज बैलेंस शीट इन द फॉलोइंग मैनर, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, आप हेडिंग दे देंगे और नीचे लिख देंगे एज एट, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो ये फॉर्मेट होगा, पहला फॉर्मेट आपका पर्टिकुलर का होगा, दूसरा नोट नंबर का होगा, तीसरा करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट, ठीक है। यानी दोनों अमाउंट हम एक साथ दिखाते हैं, करंट का और प्रीवियस का। वैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन में सिर्फ करंट ईयर का ही दिखाएंगे, डोंट वरी। अब इसमें देखो एक हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की, ठीक है, जिसे हम लायबिलिटीज कहते थे, उसी को कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोला जाता है। फिर इसके अंतर्गत एक हेड आता है, सब हेड आता है, जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, ठीक है। फिर उसके अंदर एक सब हेड आता है, ये मेन हेड होगा,
उसके अंदर एक सब हेड आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वायरिंग। तो इसमें जो ये सब हेड आपको दिख रहा है शेयर कैपिटल, तो इस शेयर कैपिटल को इस बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, बेसिकली वो पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो देखिए इसके लिए हमें एक नोट नंबर बनाना होता है, यानी नोट्स टू अकाउंट बनाना होता है। वो कैसे, तो यहाँ देखो लिखा हुआ एज पर शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट pertaining to share capital are to be provided in the notes to account। ठीक है, तो देखो नोट्स टू अकाउंट का मतलब बेसिकली कैलकुलेशन जिसे आप कह सकते हैं। देखो शेयर कैपिटल में सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे, अथराइज्ड कैपिटल। तो जैसे मान लीजिए जितना भी नंबर ऑफ जो शेयर होगा, जितना अथराइज्ड कैपिटल होगा वो यहाँ डाल देंगे। जैसे मान लो 1 लाख शेयर है तो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ कितने का, 1 है तो 10 का है, तो इस करके यहाँ आप दिखा देंगे अमाउंट वाले कॉलम में और इसको क्लोज कर देंगे। फिर आप दिखा देंगे इशूड कैपिटल, यानी कितना इशूड कैपिटल है, चाहे वो इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस शेयर हो। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देंगे। फिर आप तीसरी कैपिटल दिखाएंगे सब्सक्राइब कैपिटल, और इसमें पहले क्या दिखाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। ठीक है, मतलब कितना इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हुआ था, कितना प्रेफरेंस हुआ था और एक शेयर कितने का था, वो दिखा करके आप मल्टीप्लाई करके वहां दिखा देंगे। फिर इसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, कितना शेयर था जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप नहीं था वो दिखा देंगे। अगर कोई काल्सनी अरियर वगैरह उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी उसको हम ला करके दिखा देंगे कहाँ, शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे। आइए देखिए हम कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन का सलूशन इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड एज एट, अब जिस डेट को बनाना, मान लो 31 मार्च 2024 को बनाना, तो यहाँ 31 मार्च 2024 डालेंगे। ये फॉर्मेट बना लेंगे। पहले हेडिंग क्या हो जाएगी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसका जो मेन हेड होता है वो शेयर होल्डर फंड होता है और इसका जो सब हेड होगा शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 में 1 डाल लेंगे। इसके बाद अब ये अमाउंट कैसे आया, इस अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट बनाने पड़ेगा। ठीक है, आइए देखिए इसका नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हेडिंग डाल देंगे नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल। सबसे पहले इसमें हम दिखाते हैं अथराइज्ड शेयर कैपिटल, जो कि हमारे क्वेश्चन में कितना था, 4 लाख इक्विटी शेयर और एक शेयर कितने का था, 10 का। तो 4 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 लाख। इसको ऐसे डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इशूड कैपिटल कितना था, 3 लाख इक्विटी शेयर्स और एक शेयर कितने का था, 10 रुपीज का। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 लाख हो जाएगा। इसको भी ऐसे डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें फोकस करना है सब्सक्राइब कैपिटल पर। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो जनता ने कितना सब्सक्राइब किया था, 2,80,000 शेयर और एक शेयर कितना था, 10, और सारा का सारा पेमेंट हो गया है। तो ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप होगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 लाख। इसमें नॉट फुल्ली पेड अप का कोई केस नहीं था, तो यही 28 लाख हम क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल में यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बैलेंस शीट में यहाँ शेयर कैपिटल के सामने हम यहाँ नोट नंबर में नोट नंबर 1 डाल देंगे और यहाँ करंट ईयर वाले कॉलम में 28 लाख दिखा देंगे। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ शेयर का, या फिर सेकंड यूनिट यानी कि कंपनी अकाउंट के अंदर, कंपनी अकाउंट के अंदर जो इशू ऑफ शेयर आता है, इसमें आज जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो मैंने कराया वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे मैं और सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, DK गोयल के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी। तो अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको सारी चीजें समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और इसके पहले भी मैंने यूट्यूब चैनल पे जो आपका फंडामेंटल वाला जो चैप्टर है पार्टनरशिप का, उसकी पूरे जो क्वेश्चंस हैं DK गोयल के मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसका प्लेलिस्ट भी है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, और अगर चाहते हैं सीक्वेंस में सारी वीडियोस को देखना तो आप मेरी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो गया। थैंक यू सो मच।